हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप वो पार्ट भी देखें। तो आज हम इस पार्ट में जो हमारी दो तीन चीज़ें बच जाती है, बादलों के प्रकार और वर्षा वर्षा और वर्षा वितरण, ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बादल क्या होता है। बादलों का निर्माण वायु में उपस्थित महीन धूल कणों के केंद्रकों के चारों ओर जल वाष्प के संघनित होने से होता है। यानी कि बादलों का निर्माण जो हमारे जो वायु में जो जल वाष्प होता है वो जब संघनन के रूप में आता है, जब द्रव्य या ठोस के रूप में आता है तो उससे बादलों का निर्माण होता है। और जो चारों ओर जो धूल के कण होते हैं, हमारे वातावरण में जो भी धूल के कण होते हैं उनसे भी बादलों का निर्माण होता है। तो इस तरीके से बादलों का निर्माण होता है। आप देखते हैं बादलों के रूप। चूँकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए उनके विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को चार भागों में बांटा गया है। तो बादल के मुख्य रूप से चार भाग है। तो इन चारों भागों के बारे में हम पढ़ते हैं। पक्षाभ मेघ क्या होते हैं? इनका निर्माण 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। तो आप इसे ऊंचाई के आधार पर ध्यान रखिए, क्योंकि ये सबसे ऊंचा बादल है और ये सब ज़्यादा ऊंचाई पर बनते हैं। और ये बिल्कुल छितरे हुए, मतलब बिल्कुल बिखरे हुए बादल लगते हैं। ऐसे दूर दूर दिखेंगे आपको, और दिखेंगे तो बिल्कुल सफ़ेद दिखेंगे आपको, बिल्कुल वाइट दिखेंगे। तो इनकी ये विशेषता है। अब देखते हैं कपासी मेघ। नाम से पता चल रहा है ये रुई, कपास की जो रुई होती है वैसे बादल है। तो ये बिल्कुल रुई के समान होते हैं। ये 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। जो हमने पक्षाम मेघ देखे थे ये उससे थोड़े नीचे पर बनते हैं। वो 12,000 की ऊंचाई पर बनते हैं, तो ये 4,000 से 7,000 की ऊंचाई पर बनते हैं। तो ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं, यानी कि जैसे रुई चपटी होती है बिल्कुल वैसे ही ये बादल होते हैं। अब देखते हैं स्त्री मेघ। ये परतदार बादल होते हैं। ये इनकी परत मोटी होती है और जो कि आकाश में वो बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये बिखरे हुए बादल नहीं रहते, जैसे अलग अलग ऐसे नहीं रहते, बल्कि ये बिल्कुल ऐसा पूरा एक बादल रहता है बड़ा सा। तो इसे स्त्री मेघ कहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास के अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। यानी कि जब अलग अलग तापमान के कारण ये हवा से बनते हैं बादल। अब देखते हैं वर्षा मेघ। वर्षा मेघ क्या होते हैं? वर्षा मेघ जिनसे बारिश होती है, तो इन्हीं बादलों से बारिश होती है। तो ये सतह के बिल्कुल नीचे बनते हैं। ये काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। आपने देखा होगा जब भी बारिश होने से पहले कहते हैं कि आसमान में काले बादल छा गए, अब तो बारिश होने वाली है। तो काले बादलों का प्रतीक है। मेन रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि वर्षा किन बादलों से होती है, तो इसे वर्षा मेघ कहते हैं। ये पूछा भी जा सकता है। ये मेघ मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। ये बिल्कुल ही नज़दीक बनते हैं पृथ्वी के, ऐसे लगते हैं आपको ये तो बिल्कुल ही नीचे हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं, यानी कि सूर्य की जो किरणें इन्हें पार नहीं कर सकती। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन शक्ति होती हैं। ये बिल्कुल मोटे होते हैं, ऐसा लगता है इनमें जल भरा हुआ है। तो ये काले काले होते हैं, इनकी विशेषताएं ध्यान रखना। और ये बिल्कुल जब ज़्यादा आसमान में ज़्यादा बादल काले काले छा जाते हैं तो हमें लगता है कि बारिश होने वाली है। अब हमें वर्षा के बारे में पढ़ना है। जो वर्षण का जो मुख्य प्रकार है वो वर्षा है, और एक इसका प्रकार होता है हिमपात, जो कि जो बर्फ़ के रूप में पहाड़ों पर जमता है। लेकिन इसमें हमें वर्षा के बारे में पढ़ना है। देखिए वर्षा क्या होती है। जब किसी कारणवश जल व वाष्प से लदी हुई वायु ऊपर उठती है तो वह ठंडी हो जाती है और जल वाष्प का संघनन होने लगता है। इस प्रकार जल कण पैदा होते हैं
और ये वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर एकत्रित होकर वायु में ही तैरने लगते हैं। अतः मेघों का निर्माण होता है। मेघ किसी अवरोध से टकराकर अपनी नमी को जल के रूप में पृथ्वी के धरातल पर गिरा देते हैं। इसे जल वर्षा कहते हैं। देखिए, आपको सीधी सीधी भाषा में मैं देखो आपकी सीधी सीधी तरीके से मैं समझाता हूँ। जब जल का वाष्पीकरण होता है, अर्थात वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो उसके बाद उसका संघनन होता है। और तो संघनन के रूप में जो वायु में जो मौजूद जल होता है, तो वो उससे हवा भारी होने लगती है। और जो वो हवा भारी होती है तो उसके अंदर धूल के कण भी होते हैं, तो उससे बादलों का निर्माण होने लगता है। तो वो बादल में जब जल भर जाता है तो वो जल पृथ्वी पर बारिश के रूप में नीचे आता है, तो इसे वर्षा कहते हैं। इसके लिए आप देखते हैं वर्षा के प्रकार। वर्षा 3 प्रकार की होती है: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। इन तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। संवहनीय वर्षा क्या होती है? जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की वायु ऊपर को उठने लगती है। जब भूतल गर्म हो जाता है हमारा, यानी कि जो हमारे पृथ्वी का जो तल है वो बिल्कुल गर्म हो जाता है, तो उसके साथ जो वायु होती है वो भी गर्म हो जाती है और वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की वायु ऊपर को उठने लगती है। यानी कि जो भारी वायु होती है वो तो नीचे हो जाती है और हल्की वायु ऊपर उठने लगती है। और संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर यह वायु ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लगता है। संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जिनके घनघोर वर्षा होती है। इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। देखिए, जब वायु गर्म होती है और एकदम से वो ऊपर जाकर ठंडी होती है, तो इस प्रक्रिया द्वारा संघनन होता है। तो संघनन कैसे हुआ? जब वाष्प के रूप में जो उसके अंदर वायु के अंदर जो पानी वाष्प के रूप में था, वो तो एक ठंडे होने से एकदम द्रव्य के रूप में आ गया, तो उससे संघनन हुआ और संघनन से ही बादल बने और बादल से ये वर्षा हुई। और ये वर्षा भी तेज होती है क्योंकि एकदम से तापमान का परिवर्तन होना, तो ये वर्षा भी तेज होती है और घनघोर बारिश होती है। तो ये तेज होती है, तो जो ये पृथ्वी पर पड़ती है, तो जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल गीली नहीं होती है, बस ये ऊपर ऊपर इस सतह पर पड़कर एकदम चली जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसी तेज़ बारिश होती है कि बस 2-3 मिनट बरसती है, फिर उसके बाद चली जाती है, तो उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता। अब देखिए पर्वतकृत वर्षा। जब जल व वाष्प से लदी गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो यह वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है और ऊपर चढ़ने से जल वाष्प का संघनन होने लगता है। इसे वर्षा कहते हैं, इसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। जब जल व वाष्प से लदी हुई गर्म वायु, जब गर्म वायु में जो जल व वाष्प होता है वो किसी पर्वत या पठार की ढलान के ऊपर चढ़ना पड़ता है। जैसे कोई भी देखिए, कोई पर्वत पठार होता है, उससे जब वायु गर्म वायु टकराती है तो उससे जल जो उसमें जल वाष्प होता है वो फिर पहाड़ों पर गिरता है। तो ये जो वर्षा होती है पर्वतकृत वर्षा, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि ये पहाड़ों पर होने वाली वर्षा है। आप देखिए चक्रवाती वर्षा। इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि चक्रवात द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। यानी कि कभी कभी जो चक्रवात आते हैं, आपने देखा होगा जो तूफान आते हैं चक्रवात के रूप में, तो वो अपने साथ बारिश भी लाते हैं। कभी आपने देखा होगा जो जो आंधी चलती है गाँवों में, तो वो भी अपने साथ बारिश लाती है, तो इसे चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। क्लियर है? आप देखिए एक टॉपिक जो कि इसमें है, लेकिन वो थोड़ा बहुत आप देख लीजिए कि वो है क्या। तो वो है वर्षा वितरण। तो उसका वर्षा वितरण में ये देखना है कि हमें कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है और सबसे कम बारिश कहाँ होती है। तो सीधी सी बात है, जहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा वहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी और वाष्पीकरण जहाँ पर कम होगा वहाँ पर बारिश भी कम होगी। तो इसलिए महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों पर अत्यधिक बारिश होती है। और जो हमारे विश्व के जो तटीय इलाके हैं, जो भारत के तटीय इलाके हैं, उनमें ज़्यादा बारिश होती है, जबकि मध्य जो इलाके हैं उनमें कम बारिश होती है। तो ये हमें देखना है। और जहाँ पर तापमान अत्यधिक होता है वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि सूर्य सीधा भूमध्य रेखा पर चमकता है और उससे जो महासागरों का जल है वो वाष्पीकृत होता है, तो वहीं पे ज़्यादा बारिश होती है।
ठीक है, तो ये गाइस ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं भी समझ में आई तो इसे बुक से अच्छी तरह पढ़िए, फिर वीडियो को दोबारा देखिए। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।